रात के ठीक 2:46 थे। चर्च की घंटी नहीं बजी थी, लेकिन हवा में एक अजीब सी सनसनी थी, जैसे कोई अनदेखी उंगली घंटी की रस्सी छेड़ रही हो। बारिश थम चुकी थी, लेकिन चर्च के पीछे बने पुराने वॉशरूम की छत से पानी टप टप गिर रहा था। दरवाजा आधा खुला था और उसी आधेपन से एक पीली झिलमिलाती रोशनी बाहर आ रही थी। ऐसी रोशनी जो मोमबत्ती की न थी न बिजली की, वह अपने आप जलती हुई लग रही थी, जैसे हवा में ही कोई चीज जल रही हो। अंदर आईने के सामने एक दूल्हा खड़ा था। सफेद सूट, सिल्क की टाई, बाल संवरे हुए, चेहरा शांत था, इतना शांत कि लग रहा था जैसा किसी मूर्ति को खड़ा कर दिया गया हो। लेकिन उसकी आंखें उसकी नहीं थीं। वे बेचैन थीं, इधर उधर घूम रही थीं, जैसे कोई उनके पीछे से दुनिया देख रहा हो। दूल्हे का नाम था काइतो। वह टोक्यो का एक साधारण युवक था, शांत, सीधा, जिसे कभी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। लेकिन इस रात उसके शरीर में दो आत्माएं सांस ले रही थीं। आईने में अचानक उसकी परछाई हिली, परछाई, जबकि वह खुद बिल्कुल स्थिर खड़ा था। हिली नहीं, बल्कि थरथराई, जैसे उसे ठंड लग रही हो। और फिर आईने के अंदर से एक आवाज आई, लड़की की, नर्म लेकिन धारदार, जैसे कांच पर उंगली फेरी जा रही हो। आज नहीं छोड़ सकती मैं, आज नहीं। काइतो का शरीर हल्का सा कांपा, उसके हाथों की नसें उभर आईं, उंगलियां मुट्ठी में बदल गईं। आईने में अब दूल्हा नहीं, एक लड़की दिखाई दी, खून से सना माथा, टूटी हुई सांसें और आंखों में सिर्फ बदला। वह लड़की मुस्कुराई नहीं, रोई नहीं, बस देखती रही, जैसे यह देखना ही उसकी अंतिम सांस थी। फिर एक झटका, काइतो की आंखें बंद हुईं, खुलीं, और अब वह पूरी तरह सामान्य था। उसने अपनी टाई सीधी की, आईने में अपना चेहरा देखा, जो अब केवल उसका था, और धीरे से बोला, बस थोड़ी देर और फिर हम जाएंगे। वह निकल गया। वॉशरूम में फिर से सन्नाटा छा गया, सिर्फ टपकते पानी की आवाज और आईने में धुंधली सी एक लकीर, जैसे किसी ने उंगली से लिखा हो, अब तक नहीं आई। टोक्यो कभी सोता नहीं, उसकी रोशनियां दिन रात जलती हैं और भीड़ में हर कोई कहीं ना कहीं भाग रहा होता है। इसी भीड़ में एक लड़की थी, आयाना, 26 साल, पतली दुबली, बालों में हमेशा एक सफेद फूल लगाए रखती। वह एक छोटी सी बुकिंग एजेंसी में काम करती थी, जहां से लोगों के लिए होटल और फ्लाइट बुक होती थी। काम उबाऊ था, लेकिन उसे चलता था। आयाना सीधी सादी नहीं थी, पर गलत भी नहीं थी। उसकी दुनिया छोटी थी, काम, दोस्त और थोड़ी सी आजादी, जो वह महीने में एक बार किसी कैफे में अकेले बैठकर लेती थी। वह ज्यादा नहीं बोलती थी, लेकिन जो कहती, दिल से कहती। उसकी एक सबसे खास दोस्त थी, लारा, स्पेन से, ऑनलाइन दोस्ती। दोनों एक फोटोग्राफी ग्रुप में मिली थीं, और धीरे धीरे बातें इतनी गहरी हो गईं कि अब वे हर रात घंटों वीडियो कॉल करती। लारा गोरी, हंसोड़, आजाद ख्यालों वाली। उसका मानना था, जिंदगी एक बार मिलती है, खुलकर जीनी चाहिए। आयाना भी यही सोचती थी, हालांकि उसकी खुलकर जीने की परिभाषा लारा से थोड़ी अलग थी। दोनों की सोच एक जैसी थी, लेकिन कभी कभी एक ही सोच सबसे बड़ी गलती बन जाती है। 3 साल पहले उन्होंने पहली बार आमने सामने मिलने का फैसला किया। स्पेन, बार्सिलोना का एक पुराना होटल, जहां आज सब कुछ खत्म होने वाला था, बिना उन्हें पता चले। बार्सिलोना का वह होटल अब भी उसी जगह खड़ा था, पुरानी यादों में डूबा, लेकिन अब उसकी दीवारें कुछ और कहानियां सुना रही थीं। 3 साल पहले लारा और आयाना पहली बार मिली थीं। खुशी में दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया, हंसी, रोईं और रात भर होटल की बालकनी में बैठी रहीं। सब कुछ सही था, लेकिन तीसरे दिन वह आया। एक लड़का, हरनान, स्थानीय गिटारिस्ट, लंबा, भूरी आंखों वाला, जो होटल के कैफे में गाना बजाता था। आयाना उसकी धुनों में खो गई थी, लारा भी, और धीरे धीरे दोस्ती में एक अजीब सी ठंडी हवा चलने लगी। छोटी छोटी बातों पर बहस, तू हमेशा मुझसे सब छीन लेती है, आयाना। लारा के शब्द आज भी आयाना के कानों में गूंजते हैं। उस दिन वह हरनान के कमरे से निकली थी,
और लारा ने देख लिया था। गलत फहमी थी या सच, कोई नहीं जानता, लेकिन उस पल दोनों के बीच सिर्फ गुस्सा था। ये कोई चीज नहीं है लारा, आयाना चिल्लाई थी। मैं उससे प्यार नहीं करती, हम बस बात कर रहे थे। धक्का, बस एक धक्का। आयाना ने लारा को अपने से दूर हटाने के लिए हाथ बढ़ाया और लारा पीछे की ओर लड़खड़ाई। उसका सिर टेबल के नुकीले कोने से टकराया। एक अजीब सी खामोशी छा गई। फिर खून धीरे धीरे फर्श पर फैलता हुआ। लारा की आंखें खुली रह गईं और आयाना जड़ हो गई। लारा, उठना प्लीज। लेकिन वह उठी नहीं। आयाना ने उस दिन सिर्फ एक दोस्त नहीं खोया, उसने खुद को खो दिया। डर के मारे वह वहां से भागी, किसी को कुछ नहीं बताया। पुलिस ने मामला दुर्घटना मानकर बंद कर दिया। लारा शराब के नशे में गिरी थी, ऐसा लिखा गया, लेकिन आयाना जानती थी कि सच क्या था। वह 3 साल तक उस सच से भागती रही और अब वह शादी करने वाली थी। एक नया जीवन, एक नई शुरुआत, शायद एक मौका अपने अतीत को भूलने का। काइतो आयाना की जिंदगी में अचानक आया था, एक कॉन्फ्रेंस में, जहां वह स्पीकर था और आयाना लिसनर। उसकी बातें शांत थीं, उसकी मुस्कान में कोई दिखावा नहीं था। धीरे धीरे बातें बढ़ीं और 6 महीने में काइतो ने प्रपोज कर दिया। आयाना ने हाँ कह दी, क्योंकि वह चाहती थी कि अब सब ठीक हो जाए। लेकिन काइतो में कुछ अजीब था। वह अक्सर ऐसी बातें कह देता जो आयाना सोच रही होती, जैसे उसके मन की आवाज सुन लेता हो। आयाना इसे प्यार का एक अलग रूप समझती थी, पर सच कुछ और था। शादी से पहले एक दिन आयाना रात में उठी तो देखा काइतो बालकनी में अकेला खड़ा है और खुद से बात कर रहा है, लेकिन उसकी आवाज 2 अलग अलग टोन में बदल रही थी, एक उसकी अपनी और दूसरी एक लड़की की। आयाना ने सुना, आज नहीं, अभी नहीं, तू समझ क्यों नहीं रही? आयाना ने सोचा, शायद स्ट्रेस है, शादी की घबराहट। वह वापस सो गई, लेकिन उस रात उसने सपना देखा। एक लड़की, खून से सना माथा, उसकी तरफ देख रही थी और कह रही थी, तू कब तक भागेगी? शादी के दिन चर्च सजा था, सफेद गुलाब, संगीत, हंसती मुस्कुराती भीड़, सब कुछ परफेक्ट था। लेकिन आयाना की निगाहें बार बार काइतो पर जम रही थीं। वह बेचैन था, बार बार अपनी टाई खोलता, कसता, आंखें बंद करता, फिर खोलता। उसकी आंखों में कोई और झांक रहा था। पास ही खड़ी एक बूढ़ी औरत फुसफुसाई, दूल्हे की आंखें बदल रही हैं, देखो देखो। पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। आयाना ने उससे पूछा, क्या हुआ, तुम ठीक नहीं लग रहे? काइतो ने मुस्कुराकर कहा, बस थोड़ी सी तबीयत, मैं अभी आता हूं। वह चर्च के पीछे वॉशरूम की तरफ चला गया। आयाना को कुछ अजीब लगा। उसने सोचा, 10 मिनट हो गए, वापस क्यों नहीं आया? वह धीरे धीरे उसके पीछे गई। दरवाजा आधा खुला था, अंदर पीली रोशनी झिलमिला रही थी और आईने के सामने काइतो खड़ा था, स्थिर, बिल्कुल मूर्ति की तरह। उसका चेहरा अब पूरी तरह बदल चुका था। आईने में उसकी परछाई हिल रही थी, जबकि वह खुद हिल नहीं रहा था। और फिर आईने के अंदर से वही आवाज, आज नहीं छोड़ सकती मैं, आज नहीं। काइतो का शरीर कांपा और एक पल को उसके चेहरे पर लारा की झलक आई। खून से सना माथा, टूटी सांसें। आयाना के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह पीछे हटी, दीवार से लग गई। काइतो घूमा, उसकी आंखें अब सामान्य थीं। उसने आयाना को देखा और बोला, तुमने भी देखा? आयाना की आवाज नहीं निकली। वही लड़की अभी यहीं थी, काइतो ने कहा, और उसकी आवाज में एक अजीब सी दूसरी लय थी। आयाना ने भागते हुए वहां से छुटकारा पाना चाहा, लेकिन उसके पैर साथ नहीं दे रहे थे। वह किसी तरह बाहर आई। शादी रुक गई, मेहमान परेशान थे। आयाना ने कहा, काइतो ठीक नहीं है, हमें उसे घर ले जाना है। लेकिन काइतो सामान्य लग रहा था। उसने सबसे हाथ मिलाया, माफी मांगी और कहा कि शादी आगे बढ़ेगी। लेकिन आयाना अब नहीं चाहती थी। वह उसी शाम काइतो को लेकर घर लौट आई। उस रात आयाना सो नहीं पाई। वह बार बार काइतो को देख रही थी, जो बिल्कुल सामान्य लग रहा था,
लेकिन जब वह सो गया तो आयाना ने देखा कि उसके हाथ की उंगलियां हर 5 मिनट में अजीब तरह से मुड़ रही थीं, जैसे कोई और उन्हें हिला रहा हो। आधी रात को आयाना उठी। घर में सब कुछ शांत था। वह रसोई में पानी पीने गई। लौटते हुए उसने देखा कि काइतो के कमरे का दरवाजा खुला है। अंदर अंधेरा था, लेकिन एक कोने में हल्की सी रोशनी थी, जैसे कोई मोबाइल की स्क्रीन जला रहा हो। आयाना ने अंदर झांका। काइतो बिस्तर पर सो रहा था, लेकिन उसके बगल में खिड़की के पास एक परछाई खड़ी थी। सिर्फ परछाई, कोई शरीर नहीं। वह परछाई धीरे धीरे काइतो की तरफ झुकी और फिर उसके शरीर में समा गई। आयाना ने अपनी आंखें मलीं, लेकिन वह परछाई गायब हो चुकी थी। अगली सुबह काइतो ने कहा, मैंने सपना देखा। एक लड़की मुझसे कह रही थी कि मैं उसे स्पेन ले चलूं। आयाना का दिल धड़कना भूल गया। तुम्हारी वही दोस्त लारा ना? काइतो ने पूछा। तुमने उसके बारे में कभी बताया नहीं। आयाना ने टाल दिया, लेकिन उसे यकीन हो गया कोई चीज काइतो के अंदर है और वह चीज उसे स्पेन बुला रही है। काइतो ने अगले दिन टिकट बुक कर ली। हनीमून के लिए स्पेन चलते हैं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। वहीं जहां तुम्हारी पुरानी यादें हैं। आयाना मना करना चाहती थी, लेकिन काइतो की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह नहीं मानने वाला था। उसने सोचा शायद सब ठीक हो जाएगा। शायद वहां जाकर उसे पता चलेगा कि आखिर क्या चल रहा है। फ्लाइट में वे साथ बैठे थे। आयाना ने खिड़की वाली सीट ली। काइतो बीच में था। उड़ान भरने के बाद आयाना ने आंखें बंद कर लीं। थकान थी, पर नींद नहीं आ रही थी। वह आंख खोलती तो काइतो उसे देख रहा होता। एक बार तो उसने देखा कि काइतो की आंखें खुली हैं, पर उनमें कोई हरकत नहीं थी, जैसे कोई और उसके शरीर से बाहर झांक रहा हो। फ्लाइट के बीच में जब सब सो रहे थे, आयाना की नींद अचानक टूटी। उसने महसूस किया कि काइतो उसकी तरफ झुका है। उसके कान के पास कुछ फुसफुसा रहा है। आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन साफ। जब से तुमने उसे देखा है, वह तुम्हें छोड़ेगी नहीं। आयाना चौंक कर उठी। काइतो पीछे हट गया, मुस्कुराया और बोला, सपना देख रही थी, चिंता मत करो। फिर वह सो गया। आयाना पूरी फ्लाइट जागती रही। होटल के सामने गाड़ी रुकी तो आयाना के होश उड़ गए। यह वही होटल था जहां 3 साल पहले लारा गिरी थी। उसने सोचा कहीं गलती से कोई और होटल बुक हो गया हो, लेकिन नाम देखा तो वही था, होटल रियाल्तो। काइतो, ये होटल क्यों? उसकी आवाज कांप रही थी। तुम्हें पसंद आएगा, काइतो ने कहा। यादें ताजा हो जाएंगी। आयाना को लगा जैसे कोई उसकी रगों में बर्फ घोल रहा हो। वह उतरना नहीं चाहती थी, लेकिन काइतो ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ सामान्य से ज्यादा मजबूत थी। चलो, उसने कहा, और उसकी आंखों में वही दूसरी चमक थी। होटल के अंदर कदम रखते ही आयाना को ऐसा लगा जैसे हवा में कोई चीज घुली है। रिसेप्शन पर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसने आयाना को देखा और उसकी आंखें फैल गईं। आप फिर से? वह बुदबुदाया। हम पहले कभी नहीं आए, आयाना ने कहा। बूढ़े ने कुछ नहीं कहा, बस चाबी दे दी। आयाना ने देखा, कमरा नंबर 214, वही कमरा जहां लारा की मौत हुई थी। काइतो ने चाबी ली और मुस्कुराया। क्या संयोग है ना? कमरा बिल्कुल वैसा ही था जैसा 3 साल पहले था। वही बेड, वही टेबल, वही नुकीला कोना। आयाना को चक्कर आने लगे। वह दरवाजे के पास ही रुक गई। काइतो अंदर गया, खिड़की खोली और बोला, बहुत अच्छा कमरा है, देखो यहां से पूरा शहर दिखता है। आयाना ने कहा, मैं यहां नहीं रुक सकती, चलो कोई दूसरा होटल लेते हैं। लेकिन काइतो ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों का रंग बदल गया। एक पल को वे गहरे भूरे से हल्के हरे हो गए। लारा की आंखों का रंग। तू भागेगी नहीं, उसने कहा, और उसकी आवाज 2 स्वरों में थी, काइतो की और लारा की। आयाना पीछे हटी। दरवाजा खुला था। वह बाहर निकलना चाहती थी, लेकिन उसके पैर जवाब दे गए। काइतो ने धीरे से दरवाजा बंद किया और चाबी घुमा दी। अब नहीं भाग सकती, वह बोला, और उसकी आवाज अब पूरी तरह लारा की थी। आयाना दीवार से लग गई। लारा, तुम? काइतो का शरीर कांपा और फिर वह बैठ गया। उसके हाथ घुटनों पर गिरे, सिर झुक गया।
जब वह उठा तो उसकी आंखें फिर से उसकी थीं। क्या हुआ? उसने हैरानी से पूछा। मैंने कुछ किया, मुझे कुछ याद नहीं। आयाना ने उसे गले लगा लिया, लेकिन उसका दिल कह रहा था यह सिर्फ शुरुआत है। रात को आयाना ने लाइट जलाकर रखी। कायतो सो गया था, इस बार सच में सो गया, लेकिन आयाना को नींद नहीं आ रही थी। वह बिस्तर पर लेटी थी, छत की ओर देख रही थी। अचानक छत पर एक छोटी सी नमी की बूंद टपकी उसके माथे पर। उसने हाथ लगाया, बूंद गर्म थी। उसने ऊपर देखा, छत पर कोई दरार नहीं थी। फिर एक और बूंद, इस बार उसके गाल पर। उसने उंगली से पोंछा और देखा उंगली लाल हो गई, खून। वह चीखी नहीं, बस उठकर बैठ गई। कायतो नहीं उठा। वह बाथरूम गई, लाइट जलाई। आईने में उसका चेहरा थका हुआ लग रहा था, लेकिन आईने के कोने में कुछ और भी था। एक लड़की की परछाई उसके पीछे खड़ी। आयाना घूमी, कोई नहीं। फिर से आईने में देखा, अब वह परछाई और करीब आ गई थी। आयाना ने आंखें बंद कर लीं। लारा, मैं माफी मांगती हूं, मैं भाग गई थी, मुझे माफ कर दे। आईने में सन्नाटा था, फिर एक हल्की सी सरसराहट। जब आयाना ने आंखें खोली तो आईने में सिर्फ उसका अपना चेहरा था, लेकिन उसके गाल पर खून की वह बूंद अब भी थी। वह कमरे में लौटी। कायतो करवट बदल रहा था। उसके होंठ हिल रहे थे, जैसे कोई उसके अंदर बात कर रहा हो। सुबह आयाना ने कायतो से कहा कि वह होटल बदलना चाहती है। कायतो सहमत हो गया, बहुत आसानी से। उसने कहा, ठीक है, पहले नाश्ता कर लेते हैं। होटल की लॉबी में नाश्ते का इंतजाम था। वे बैठे ही थे कि एक वेट्रेस आई, मध्यम उम्र की, भूरे बाल, थकी हुई आंखें। उसने आयाना को देखा और उसकी ट्रे गिर गई। तू वही है? वह स्पेनिश में बुदबुदाई। आयाना ने पूछा, क्या? वेट्रेस ने कहा, 3 साल पहले तू उस लड़की के साथ थी जो मर गई। मैंने तुझे भागते देखा था। आयाना का चेहरा सफेद पड़ गया। वह उठी, कायतो का हाथ पकड़ा और बाहर निकल गई। लेकिन जैसे ही वे बाहर निकले, शहर उनसे बात करने लगा। एक ऑटो रिक्शा वाला चिल्लाया, अरे वही जापानी लड़की उस दिन भी यहां भागी थी। एक फूल वाली ने कहा, उसकी दोस्त यहां मरी थी और यह भाग गई। आयाना को लगा जैसे पूरा शहर उसका पीछा कर रहा है। वह दौड़ी, कायतो उसके पीछे पीछे। वह एक गली में घुस गई जहां कोई नहीं था। सांस फूल रही थी। उसने दीवार का सहारा लिया। कायतो ने उसके पीछे आकर कहा, अब समझ गई, तू जहां भी जाएगी यह शहर तुझे नहीं भूलेगा। आयाना ने उसकी तरफ देखा। कायतो की आंखों में वह हरियाली थी, लारा की आंखें। तू ही तो है जो उसे बता रही है। आयाना फुसफुसाई, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। कायतो ने सामान्य आवाज में कहा, तू खुद ही अपना पीछा कर रही है। शाम होते होते वे होटल लौट आए। आयाना ने कमरा बदलने की जिद की, लेकिन होटल में कोई और कमरा खाली नहीं था। रिसेप्शनिस्ट ने कहा, 214 के अलावा सब भरे हैं। संयोग से वही खाली था। आयाना ने सोचा, कोई संयोग नहीं है, सब कुछ प्लान किया जा रहा है, लेकिन किसके द्वारा? लारा की आत्मा या कायतो खुद? रात को वह सोने से पहले बाथरूम गई। आईने में उसने अपना चेहरा देखा। इस बार कोई परछाई नहीं थी। वह राहत की सांस ले ही रही थी कि आईने में एक शब्द लिखा दिखा, भाप से, जैसे किसी ने उंगली से लिखा हो, मैं यही हूं। वह कांपते हाथों से कमरे में आई। कायतो बिस्तर पर बैठा था। उसके हाथ में एक पुरानी फोटो थी, लारा और आयाना की, उसी होटल की बालकनी में। ये कहाँ मिली? आयाना ने पूछा। तुम्हारे बैग में थी, कायतो ने कहा। तुमने यहां आने से पहले रखा था? आयाना ने सिर हिलाया। नहीं, वह फोटो उसने 3 साल पहले फाड़ दी थी। फिर वह कैसे आई? उसने फोटो ली। पीछे लिखा था, लारा की लिखावट में, हम दोस्त हैं, हमेशा। उसके नीचे एक और पंक्ति थी जो पहले नहीं थी, जब तक तू सच नहीं बता देगी मैं यहीं रहूंगी। आयाना ने फोटो फाड़ दी। टुकड़े फर्श पर बिखर गए। कायतो ने कुछ नहीं कहा, बस लेट गया और सो गया। आयाना ने लाइट जलाकर रखी और बिस्तर के किनारे बैठकर रात काट दी। तीसरी रात थी। आयाना ने देखा कि कायतो का व्यवहार और अजीब हो गया है। वह बीच बीच में बोलना बंद कर देता, आंखें बंद कर लेता और फिर जब खोलता तो उनमें वह हरियाली होती। आयाना ने पहली बार हिम्मत करके उससे सीधे पूछा, कायतो,
तुम्हारे अंदर कौन है? काइतो ने कुछ देर उसे देखा, फिर उसकी आवाज दो सुरों में आई, तू जानती है कौन है? लारा। लारा अब नहीं रही। वह आवाज बोली, अब सिर्फ वह है जो तुझसे सच चाहती है। मैं सच बता दूंगी, मैं पुलिस के पास जाऊंगी, बस तुम उसे छोड़ दो। देर हो चुकी, आवाज ने कहा। अब वह तभी जाएगी जब तू वही करेगी जो उस दिन किया था। आयाना समझ गई। लारा चाहती थी कि वह वहीं उसी कोने में खड़ी हो और सच को दोहराए, लेकिन इस बार बिना भागे। मैं करूंगी, आयाना ने कहा। काइतो की आंखें बंद हुईं और वह बेहोश होकर गिर गया। आयाना ने उसे बिस्तर पर लिटाया, फिर वह टेबल के पास गई। वही टेबल, वही नुकीला कोना। वह वहां खड़ी हो गई जहां 3 साल पहले लारा खड़ी थी। उसने आंखें बंद कर लीं और जोर से बोली, मैंने उसे धक्का दिया, मैंने जानबूझकर धक्का दिया। मैं गुस्से में थी और मैं चाहती थी कि वह गिरे। मैं नहीं चाहती थी कि वह मरे, लेकिन वह मर गई और मैं भाग गई। वह रोने लगी। मैं हर रोज उसकी आंखें देखती हूं। मैंने खुद को माफ नहीं किया, मैं कभी माफ नहीं कर पाई। कमरे में ठंडी हवा दौड़ गई, लाइटें झपकी और फिर टेबल के उस पार एक धुंधली सी आकृति बनने लगी। लारा, उसी कपड़ों में, उसी खून से सने माथे के साथ, लेकिन इस बार उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, दर्द था, और दर्द के साथ एक अजीब सी शांति। मैं तुझसे बदला नहीं लेना चाहती थी, लारा की आवाज हवा में गूंजी। मैं चाहती थी कि तू सच बोले। अपने आप से आयाना ने घुटने टेक दिए। मुझे माफ कर दे। लारा की आकृति धीरे धीरे पास आई। उसने आयाना के सिर पर हाथ रखा, ठंडा हाथ, लेकिन उसमें कोई दर्द नहीं था। अब भाग मत, लारा ने कहा, अब जी ले। और फिर वह धीरे धीरे पिघल गई। पहले पैर, फिर शरीर, फिर चेहरा, आखिर में सिर्फ उसकी आंखें रह गईं जो आयाना को देख रही थीं। फिर वे भी मिल गईं हवा में। लाइटें स्थिर हो गईं। काइतो ने करवट बदली। आयाना फर्श पर बैठी रो रही थी, पहली बार 3 साल में बिना डर के। सुबह आयाना ने सबसे पहले काइतो को देखा। वह सामान्य लग रहा था। आंखों में वह हरियाली नहीं थी, हाथ स्थिर थे। वह उठा और बोला, मुझे बहुत अजीब सपना आया। कोई लड़की मुझसे कह रही थी कि तुझे छोड़ दूं। वो चली गई। आयाना ने उसे गले लगा लिया। हाँ, वो चली गई। फिर उसने काइतो से कहा, मुझे पुलिस के पास जाना है, सब कुछ बताना है। काइतो ने कोई सवाल नहीं किया। वह चुपचाप उसके साथ हो लिया। पुलिस स्टेशन में आयाना ने पूरी बयान दी। कैसे उसने लारा को धक्का दिया, कैसे वह भागी, और कैसे 3 साल तक वह सच छुपाती रही। उसने कहा, मैं सजा कबूल करती हूं। पुलिस ने मामला दर्ज किया, पुरानी फाइल निकाली। डॉक्टर की रिपोर्ट में पहले लिखा था दुर्घटना, लेकिन अब नए सिरे से जांच शुरू हुई। आयाना को 2 साल की सजा हुई। उसने बिना किसी अपील के सजा कबूल कर ली। जेल में उसने पहली बार शांति महसूस की। वहां कोई परछाई नहीं थी, कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ वह और उसका सच। काइतो हर हफ्ते मिलने आता। वह अब पूरी तरह सामान्य था। कोई अजीब हरकतें नहीं, कोई दूसरी आवाज नहीं। एक बार उसने कहा, वह लड़की लारा, उसने मुझसे कहा था कि वह तुझसे प्यार करती थी, इसीलिए वापस आई, बदला लेने नहीं, तुझे सच में जीना सिखाने। आयाना ने उस दिन जेल की खिड़की से बाहर देखा। बारिश हो रही थी, लेकिन बादलों के बीच एक किरण निकल रही थी। उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है, लेकिन इस बार डर नहीं, बल्कि एक मुस्कान थी। 2 साल बाद जेल का दरवाजा खुला। आयाना बाहर आई। सूरज की रोशनी सीधी उसके चेहरे पर पड़ी। उसने आंखें बंद कर लीं, एक गहरी सांस ली। हवा में वही पुरानी महक थी, टोक्यो की, जिंदगी की। सामने काइतो खड़ा था, इस बार सच में, बिना किसी परछाई के। उसके हाथ में एक सफेद फूल था, वही जो आयाना अपने बालों में लगाती थी। अब सब ठीक है? उसने पूछा। आयाना ने मुस्कुराकर कहा, अब मैं सच में जिंदा हूं। वह आगे बढ़ी और रास्ते में एक पल को उसे लगा जैसे कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है, हल्का, गर्म, और फिर गायब। वह रुकी, पीछे मुड़ी, कोई नहीं था, लेकिन हवा में एक नाम गूंजा, लारा। आयाना ने आसमान की तरफ देखा। एक बादल हल्का सा हिला और फिर सूरज पूरा निकल आया।
कुछ आत्माएं बदला लेने नहीं आती, कुछ आत्माएं हमें सच में जीना सिखाने आती हैं।